यूपी का रण क्षेत्र 2022 में एक बार फिर मैं शरद हाजिर हूं आपके सामने एक नए जातीय समीकरण के साथ। हमारी खास पेशकश यूपी का रण क्षेत्र 2022 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश और दुनिया की राजनीति में इस्तेमाल किए जाने वाले नारों का अपना ही एक महत्व होता है। ये नारे ही हैं जो आम जनमानस के भीतर कुछ कर गुजरने की ताकत भरते हैं। भारत में तो नारों के सहारे राजनीति का पासा ही पलट जाया करता है। ऐसा ही एक नारा दलित के मसीहा माने जाने वाले नेता काशीराम ने दिया था, जिसके बाद दलित राजनीति में बेहद सक्रिय हुए। वह नारा था, ठाकुर बामन बनिया चोर बाकी सब हैं TS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हालांकि काशीराम के इस नारे को साल 2007 में उन्हीं की शिष्या मायावती ने बदलते हुए एक नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। राजनीति के जानकारों ने मायावती के इस नारे को सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन फॉर्मूला बताया था। इसका परिणाम मायावती को यह मिला कि साल 2007 से लेकर 2012 तक मायावती ने यूपी की सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ सत्ता का सुख भोगा। यह बात और है कि साल 2012 के बाद से लेकर आज तक मायावती सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकी। उसका परिणाम यह है कि मायावती की बसपा धीरे धीरे रसातल की ओर चली गई। अब यूपी में साल 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। एक बार फिर से बसपा के नेता मायावती ब्राह्मणों की ओर रुख कर रही हैं। बसपा का एकमात्र ब्राह्मण चेहरा सतीश मिश्रा इसे बखूबी अंजाम देने में जुटे हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि जिस दलित वर्ग को मजबूती देने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान देने के लिए काशीराम ने दलितों को एकजुट करने का काम किया था, क्या बसपा का या कोर दलित वोट बैंक अब भी उनके साथ है? यूपी में दलितों की राजनीति किस तरीके से बदल रही है और उसका प्रभाव अगले चुनाव में कैसा होने वाला है, इसी पर आधारित है हमारा आज का यूपी का रण क्षेत्र 2022। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब देश में आपातकाल लगाया गया था, उस समय एक नारा भारतीय राजनीति में खूब चर्चित हुआ था, जगजीवन राम की आई आंधी उड़ जाएगी इंदिरा गांधी। जगजीवन राम की ही वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित पहचान को एक अलग मुकाम दिया। हालांकि काशीराम जैसे नेता भी अपनी कोशिशों में लगे हुए थे कि दलितों की एक अलग राजनीतिक मुकाम और पहचान हो। इस वर्ग में परिवर्तन तब आया जब दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। ये बात उस समय की है जब सन 1977 में जनता पार्टी जीत कर आई, तो उस समय प्रधानमंत्री पद के 3 दावेदार थे, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। पीएम पद के लिए मोरारजी के नाम पर मुहर लगी तो दलित समुदाय में मायूसी छा गई। दलितों की इसी नाराजगी को मोबिलाइज कर काशीराम ने एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया। इसी का परिणाम था कि आगे चलकर मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना बड़ा है दलित वोट बैंक। यूपी में ओबीसी बीसी समुदाय के बाद दलित वोट बैंक की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में लगभग 22% संख्या दलितों की है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या में जाटव हैं जो लगभग 56% हैं। इसके अलावा दलितों की 66 उपजातियां हैं, जिनमें 55 ऐसी उपजातियां हैं जिसकी संख्या बल ज्यादा नहीं है। इसमें मुसहर, बसौर, सपेरा, रंगरेज शामिल हैं। जाटव के अलावा अन्य जो उपजातियां हैं, इनमें पासी 16%, धोबी, कोरी, वाल्मीकि 15%, गौंड, धनुक, खटिक करीब 5% हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से अधिक है। गैर जाटव की बात करें तो आपको याद होगा साल 2006 में मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछे गए सवाल पर कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि
मेरा उत्तराधिकारी जाटव ही होगा। बस यहीं से बीजेपी ने गैर जाटव का एक राग छेड़ा जो अब जाकर सुर में बदल चुका है। साल 2012 में मायावती को यूपी विधानसभा में मिली करारी शिकस्त पर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों ने ही बीएसपी का साथ दिया था, जबकि दलित उनसे दूर था। 2014 में गैर जाटव का 61% वोट भाजपा को मिला, तो वहीं 11% जाटव ने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया। वहीं साल 2019 में 60% गैर जाटव के साथ 21% जाटव ने भी बीजेपी को ही वोट दिया। अब बात करते हैं कि आरक्षित सीटों के खेल के बारे में। सीट की स्थिति की बात करें तो यूपी विधानसभा की 403 सीटों में इस वक्त 86 सीट आरक्षित हैं। इन सीटों पर जिसका कब्जा रहा वह यूपी की सत्ता पा गया। साल 2017 में 85 रिजर्व विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 76 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बसपा के खाते में मात्र 2 गई। राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 3 और अपना दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 58, बसपा ने 15 और भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस वक्त भाजपा के 23 विधायक और 6 सांसद इसी समुदाय से आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में दलितों के बड़े नेताओं की बात की जाए तो फिलहाल मायावती के आगे कोई नाम नहीं टिकता, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई दलित चेहरा है ही नहीं। दरअसल बीजेपी का फोकस मूलतः ओबीसी पॉलिटिक्स पर केंद्रित रहा है। आपको यहां एक बात और बता दें कि यूपी में ओबीसी और दलित 2 ऐसे वर्ग हैं कि जहां ओबीसी है वहां दलित नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ बड़े पैमाने में दलित नहीं जाएंगे। वहीं ऐसे में यहां बीजेपी के लिए मुश्किलें भी हैं। बीएसपी की बात करें तो वह लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। गैर जाटव पहले ही बीजेपी के साथ हैं। आंकड़ों की बात करें तो जाटव का झुकाव बीजेपी की ओर है। ऐसे में यदि चुनाव 2 तरफा होता है, यानी बीजेपी बनाम सपा, तो जाटव भी बीजेपी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी समुदाय पॉलिटिकल पावर चाहता है, जो जाटव को फिलहाल मायावती के साथ नहीं दिखाई देता है। अब अगर यहां हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इस वक्त दलित राजनीति में मायावती के अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रही है। हालांकि यहां एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वह यह कि चेहरा होना अलग बात है और चुनाव में अपनी क्षमता दिखाना अलग, जो फिलहाल आजाद के पास नजर नहीं आ रहा है। दरअसल उन्हें यही नहीं पता कि आखिर वह करना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर दलितों के सबसे बड़े नेता काशीराम की बात करें तो वह मंच से पहले कई जातियों को संबोधित करते थे, यानी हम कह सकते हैं कि उनके पास एक नैरेटिव था जो हमें आजाद की राजनीति में या उनके व्यक्तित्व में नहीं दिखाई देता। हालांकि उनके पास समय भी है, उम्र भी है, समर्थक भी हैं और उनके पास पोटेंशियल भी काफी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या दलितों की राजनीति से राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल करने वाली दलित नेता मायावती यूपी के चुनाव 2022 में दलितों का वोट हासिल करने में सफल होंगी, या चंद्रशेखर आजाद एक युवा और मुखर छवि के साथ दलितों को अपने पाले में करने में सफल होंगे। तो यूपी के दलितों के आंकड़ों और उनके वोट प्रतिशत पर यह थी हमारी खास पेशकश। आपको हमारा यूपी का रण क्षेत्र कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि बेल आइकॉन को दबाना है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले नए किसी समीकरण के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।